हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है चैप्टर नंबर 11 अदर सब्सिडरी बुक्स। क्लास भी सेम है और चैप्टर भी सेम है, बस चैप्टर का जो नाम है वो अलग है, जो कि है अदर सब्सिडरी बुक्स। यहाँ पे हम पहले डिस्कस करते हैं कि सब्सिडरी बुक्स होता क्या है, क्यों बनाया जाता है सब्सिडरी बुक्स को। देखो, होता क्या था कि जब आप कुछ साल पहले जाओगे, मतलब कि मान लो कितने भी साल आप जब पीछे जाओगे, तो उसमें क्या होता था कि कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते थे जो एक दिन में 1-1 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, एक दिन में क्या होता है कि वो हर दम एक दिन में वो 1-1 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न कर रहे होते थे। कोई कोई बिजनेसमैन ऐसे होते थे। बट जाहिर सी बात है, जब कोई बिजनेसमैन एक दिन में 1 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न कर रहा होता था, तो उसके लाखों के भी ट्रांजेक्शन्स होते होंगे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे जो लाख के अंदर होंगे। अगर वो लाख के प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो एक दिन में उसके लाखों के ट्रांजेक्शन्स होंगे। फिर तो उन लाखों के ट्रांजेक्शन्स को जर्नल या लेजर में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि आप एक अकाउंट को डेबिट करोगे, एक अकाउंट को क्रेडिट करोगे, फिर उसकी नरेशन लिखोगे, फिर उसके अमाउंट को फिल करोगे, तो यहाँ पे बहुत ही टाइम वेस्ट होगा। आपके जो लाखों के ट्रांजेक्शन है उसको नोट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमारे पूर्वजों ने बनाया सब्सिडरी बुक्स को, जिसमें हम इजीली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। हर ट्रांजेक्शन्स के एक ही एस्पेक्ट होंगे, एक ही जगह रिकॉर्डिंग होगी उनकी, उसमें हम करेंगे सब्सिडरी बुक्स, जो कि हम अब आगे डिस्कस करेंगे। तो सब्सिडरी बुक्स यही होता है। ठीक है, ये क्यों बनाया गया, ताकि हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं उनके जो लाखों के प्रॉफिट चल रहे होते हैं, लाखों के ट्रांजेक्शन चल रहे होते हैं, उनको अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए हम बनाते हैं सब्सिडरी बुक्स। अब जो सब्सिडरी बुक्स होती है वो 6 प्रकार की होती है, 6 टाइप्स होते हैं उनके। पहला है कैश बुक, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। सेकेंड आपका परचेज बुक, जब आप किसी भी गुड्स को परचेज करते हो उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए आप बनाते हो परचेज बुक। जब आप किसी भी गुड्स को सेल करते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए आप बनाते हो सेल्स बुक्स। जब आप किसी भी गुड्स को परचेज कर लेते हो एंड बाद में उसको रिटर्न कर देते हो किसी कारणवश, तो जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न बुक के अंदर। जब आप किसी भी गुड्स को सेल कर देते हो किसी कस्टमर को एंड वो कस्टमर बाद में कभी कभी वो आपको रिटर्न कर देता है उस गुड्स को, तो उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए हम बनाते हैं सेल्स रिटर्न बुक्स। और लास्ट में जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर क्या होता है कि मान लो जो भी आपका ट्रांजेक्शन्स, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होंगे जो ना कि परचेज बुक में आते हैं, ना ही सेल्स बुक्स में, ना ही परचेज रिटर्न बुक्स में, ना ही सेल्स रिटर्न बुक्स में, तो उसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल प्रॉपर के अंदर। जो चारों में ना आए, यानी कि परचेज बुक में ना आए, सेल्स में ना आए, परचेज रिटर्न में ना आए, सेल्स रिटर्न में ना आए, तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल प्रॉपर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने देखो कुछ चीज़ लिखा है, जो कि है आपका परचेज ऑफ गुड्स। मान लो यहाँ पे 2 वर्ड है आपके, यहाँ पर 2 वर्ड है आपके, एक है गुड्स और एक है एसेट्स। दोनों ही वर्ड डिफरेंट है। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे जो देख रहे हैं इस वीडियो को, जिनको इन दोनों डिफरेंट कैसे हैं नहीं आया होगा समझ में। मैं बताता हूँ कैसे है। देखो, जिस चीज़ का बिजनेस चल रहा होता है उसको हम कहेंगे गुड्स। जिस चीज़ में वो डील कर रही होती है उसको हम कहेंगे गुड्स। सपोज मेरा फर्नीचर का दुकान है, मैं फर्नीचर को बेचता हूँ और ख़रीदता हूँ, तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स हो जाएगा। ठीक है, मेरा मान लो कंप्यूटर की दुकान है, मैं कंप्यूटर को बेचता हूँ ख़रीदता हूँ, वो मेरे लिए हो जाएगा गुड्स। कुछ भी ले लो आप, मेरे पास प्लास्टिक की दुकान है, मेरे पास चेयर की दुकान है, चेयर की शॉप है मेरी, तो जब मैं चेयर को बेचता हूँ या ख़रीदता हूँ तो चेयर हो जाएगा मेरे लिए गुड्स। ठीक है, लेकिन मान लो अगर मेरा शॉप है फर्नीचर का और फर्नीचर के शॉप में मैं लाता हूँ कंप्यूटर, तो वो हो जाएगा एसेट्स। ठीक है, मान लो मेरी कंप्यूटर की शॉप है, तो कंप्यूटर मेरे लिए हो जाएगा गुड्स। लेकिन अगर मैं अपने कंप्यूटर के शॉप में लाता हूँ कोई फर्नीचर, तो वो हो जाएगा मेरे लिए एसेट्स। ठीक है, यही थी एसेट्स और गुड्स में डिफरेंस, जो कि मैंने आपको समझाया। तो होता क्या है कि हम जो भी गुड्स को परचेज करते हैं, जो भी आप गुड्स परचेज करोगे वो आप रिकॉर्ड करोगे परचेज बुक के अंदर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी गुड्स को परचेज करोगे तो वो रिकॉर्ड कर दोगे आप परचेज बुक के अंदर। बट अगर आपने एसेट्स खरीदा है तो वो परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड मत कर देना, गलती से भी सवाल गलत हो जाएगा। सपोज मेरी फर्नीचर की दुकान है, मैंने फर्नीचर खरीदा,
तो फर्नीचर जब मैं खरीदूंगा तो उसको तो रिकॉर्ड करूंगा परचेज बुक के अंदर। लेकिन अगर मेरी फर्नीचर की दुकान है और उसमें मैं कंप्यूटर ले आया तो कंप्यूटर को जो रिकॉर्ड नहीं कर सकता मैं परचेज बुक के अंदर बिल्कुल ही। ठीक है, तो गुड्स जो भी आपने खरीदे उसको रिकॉर्ड करोगे, और एसेट्स जो भी खरीदे आपने उसको आप नहीं रिकॉर्ड करोगे परचेज बुक के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन दो टाइप की होती है, एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, एक होता है कैश ट्रांजेक्शन्स। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब कि जो उधार में हमने खरीदा बेचा हो, और कैश ट्रांजेक्शन्स जो हमने पैसों में लेन देन किया हो। हम कैश ट्रांजेक्शन्स की यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो कैश ट्रांजेक्शन होता है वो हम ऑलरेडी कैश बुक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आपने किसी भी गुड्स को मान लो परचेज किया कैश में, तो आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया था कैश बुक के अंदर। आपने किसी भी गुड्स को सेल किया कैश में, तो आपने ऑलरेडी इसको रिकॉर्ड कर लिया था कैश बुक के अंदर। तो कैश ट्रांजेक्शन्स को आपको सब्सिडियरी बुक्स में या परचेज बुक में आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, बिल्कुल भी ध्यान रखना है इस बात को। कैश ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे परचेज बुक के अंदर, यानी कि जो भी सामान आपने कैश में परचेज किया है उसको रिकॉर्ड मत कर देना है परचेज बुक के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हैं, जो उधार में खरीदे हैं आपने, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो ईजिली परचेज बुक्स के अंदर। तो यहाँ पर अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आपको एक बात बताऊं, जो कि यह है कि आप जो भी गुड्स को आप परचेज करोगे और वो क्रेडिट में परचेज करोगे, उधार में परचेज करोगे, खाली इन्हीं दोनों को आप रिकॉर्ड करोगे परचेज बुक के अंदर। क्या आपने किसी गुड्स को परचेज किया या आपने उस गुड्स को परचेज किया उधार में, सिंपल सी बात है, आप गुड्स को खरीदो उधार के अंदर तो आप रिकॉर्ड कर दोगे परचेज बुक के अंदर। लेकिन अगर आपने उसमें एसेट्स खरीद लिया तो रिकॉर्ड नहीं होगा, और वो अगर कैश ट्रांजेक्शन से तो और भी रिकॉर्ड नहीं होगा। यही सेम तरीके से सब में अप्लाई होती है, वो सेल्स बुक में भी अप्लाई होगी। सेल्स में क्या, अगर आपने किसी भी गुड्स को सेल किया है तो रिकॉर्ड कर दोगे। अगर आपने किसी भी एसेट्स को सेल कर दिया तो एसेट्स को आपको मत रिकॉर्ड करना सेल्स बुक के अंदर। आपकी जो भी सेल्स किया आपने क्रेडिट में उधार में किसी को सामान बेचा है तो वो भी मत रिकॉर्ड कर देना सेल्स बुक के अंदर। सॉरी, आपने किसी को उधार में बेचा अगर है तो वो आप रिकॉर्ड कर दोगे। ठीक है, और आपने किसी को गुड्स बेचा वो आप रिकॉर्ड कर दोगे। लेकिन आपको परचेज, आपने सेल किया किसी एसेट्स को या आपने किसी एसेट्स को कैश में बेच दिया, वो आप नहीं रिकॉर्ड करोगे। खाली दो ही चीज़ रिकॉर्डिंग होगी, गुड्स की और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की, और कुछ रिकॉर्डिंग नहीं होगी सभी में। परचेज बुक के अंदर भी, सेल्स बुक के अंदर भी, परचेज रिटर्न बुक के भी अंदर, सेल्स रिटर्न बुक के भी अंदर, जर्नल प्रॉपर के अंदर भी। सॉरी, जर्नल प्रॉपर के अंदर हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, खाली परचेज ऑफ एसेट्स ये रिकॉर्ड करेंगे। क्यों रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि मैंने बोल दिया था आपको कि जो परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्डिंग नहीं की गई कुछ ट्रांजेक्शन्स को, जो इन चारों में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे जो चारों में हमने रिकॉर्डिंग नहीं की, वो रिकॉर्ड कर देंगे हम जर्नल प्रॉपर के अंदर। आपने किसी भी एसेट्स को जो खरीदा या बेचा या रिटर्न हो गया आपके पास, तो उसको आपने अगर रिकॉर्डिंग नहीं की है इन चार के अंदर, वो रिकॉर्ड होगा भी नहीं, तो ये रिकॉर्ड करोगे आप जर्नल प्रॉपर के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ बात मैं आपको बताया था। अब ये परचेज बुक का क्या है, फॉर्मेट है, जहाँ पर सबसे पहला कॉलम है डेट का। वो डेट कितनी तारीख थी जब आपने कोई उधार में सामान खरीदा, गुड्स को खरीदा, वो डेट के अंदर लिख दोगे आप। पर्टिकुलर्स में वही जो चीज़ आपने खरीदा उसकी डिटेल्स आप पर्टिकुलर्स में लिख दोगे। इनवॉइस नंबर, जब आप किसी भी गुड्स को परचेज करते हो तो उस टाइम आपको बिलिंग करते वक्त एक नंबर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं इनवॉइस नंबर, वो आपको देते हैं खुद ही। लेजर फोलियो क्या होता है, एक फॉर्मेलिटी होती है खाली लिखने की। ठीक है, अब डिटेल्स, डिटेल्स क्या होता है, देखो आपने जितने भी किसी भी गुड्स को खरीदा उनकी डिटेल्स लिखी रहती है डिटेल्स कॉलम के अंदर। सपोज आपने मतलब कि कितना सामान, कितने रुपए का सामान आपने खरीदा, उस पर कितना ट्रेड डिस्काउंट लग गया, उस पर कितनी जीएसटी दिया आपने, वो सब को आप रिकॉर्ड करोगे डिटेल्स के अंदर। सब चीज़ रिकॉर्ड होगी, क्या क्या, जितने में आपने सामान को ख़रीदा है, कितना उस पर जीएसटी लग गया या कितना उस पर ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला, वो सब आप डिटेल्स में रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद आता है कॉस्ट। कॉस्ट में क्या रिकॉर्डिंग होगी कि कितने का कॉस्ट है, वो कितना में वो हमें मिला, वो हम कॉस्ट में रिकॉर्डिंग कर देंगे। सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपका जीएसटी को हटा के,
क्या, जीएसटी को हटा के जितना भी वो अमाउंट मिलेगा हमें, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट के अंदर। सपोज हमने 9,000 के सामान खरीदे एंड उस पर 900 रुपये जीएसटी लग गया, तो 900 रुपये आप हटा दोगे, जो 9,000 के हमने सामान खरीदे वो कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जितने का सामान बेसिकली है वो। और डिटेल्स के अंदर क्या आएगा, जो डिटेल्स के अंदर क्या आएगा, जो आपने किसी भी सामान को खरीदा उस पर कितना ट्रेड डिस्काउंट मिला, कितना जीएसटी लग गया, वो सब आप डिटेल्स के अंदर लिख दोगे। उसके बाद कितना आपने इनपुट सीजीएसटी पे किया, कितना आपने इनपुट एसजीएसटी पे किया। ये जीएसटी के दो टाइप हैं, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी। सीजीएसटी जो सेंट्रल लेवल पे अगर हम कोई जीएसटी पे करते हैं तो सीजीएसटी, अगर हम स्टेट लेवल पे कोई भी जीएसटी पे करते हैं तो एसजीएसटी। तो कभी भी आपने, अगर आपने क्या किया, जीएसटी पे किया है तो आप वो रिकॉर्ड कर दोगे। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि अब मान लो मैंने पंजाब से सामान खरीदा है, पंजाब से, तो पंजाब से सामान चल के थोड़ा ना आ जाएगा मेरे पास, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगेगी, बहुत सारी कॉस्ट लगेगी, तो उसको आप रिकॉर्ड कर दोगे फ्रेट एंड कार्टेज के अंदर। उसके बाद टोटल कितना का सामान हो गया वो टोटल के अंदर रिकॉर्ड मार देना आप, बाकी सब ऐसे सेम रहेगा। ये क्वेश्चन है आपका जो कि डिस्कस करते हैं, जो कि पहला है आपका। देखो वर्मा ब्रॉस थे, अब पहले यहीं से देखा करते हैं, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है हमारी। जैन 3 तारीख थी हमारी, जैन 3 को क्या हुआ कि हमने कुछ सामान को क्रेडिट में परचेज़ किया मिसिस बिरला मिल्स से, जो कि कोलकाता में रहती है। कोलकाता में रहती है मिसिस बिरला मिल्स, उनकी शॉप है वहाँ पे हमने कुछ चीज़ों, कुछ गुड्स को हमने क्रेडिट पर ख़रीदा है, जो कि ये है कि सबसे पहले आपकी, कि आपने लॉन्ग क्लॉथ है, जो आपके लॉन्ग क्लॉथ थे उसको 100 पीस खरीदा है, जो कि एक थी 800 पीस की। सिंपल में बोलूँ तो 800 रुपये का एक पीस था लॉन्ग क्लॉथ, आपने उसको 100 पीस खरीद लिया। वही है जैसे कि आपकी 2 रुपये की ट्रांजेक्शन है, 2 रुपये की कुछ चीज़ ली आपने और 10 ले ली उसको, ठीक है ना। एक दूध 26 रुपये की आती है मान लो, और आपने उसको 26 ले लिया, 26 दूध ले लिया, तो कितना होगा वो। अब उसी तरीके से कि आपने 100 पीसेस जो है लॉन्ग क्लॉथ खरीदे हैं और एक लॉन्ग पीस की कीमत है 800 रुपये, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कितनी आएगी आपकी 80,000 रुपये। यानी कि टोटल आप जैन 3 लिख दोगे डेट के अंदर, पर्टिकुलर्स के अंदर मिस बिरला मिसिस कोलकाता लिख दोगे आप वहाँ पे कहाँ से आपने सामान खरीदा है। उसके बाद आपने 100 पीसेस लॉन्ग क्लॉथ खरीदे हैं और 800 का एक खरीदा है, तो उसकी अमाउंट होगी 80,000 रुपये। गुना कर देना 100 को 800 से। उसके बाद क्या है कि आपने क्या किया, आपने 50 पीस खरीदा शर्टिंग, और एक पीस की कीमत थी 500 रुपये। आपने 50 पीसेस शर्टिंग खरीदी और एक पीस शर्टिंग की कीमत थी 500 रुपये, तो टोटल कितना लग गया आपका 25,000 रुपये। गुना कर दोगे आप तो 25,000 आया। तो ये जो क्या होती है आपकी, ये कि आपकी कितनी कॉस्ट हुई, आपकी कितनी मान लो वो लगी, कितना अमाउंट लगा आपका खरीदने में, वो 1,05,000 है, जो कि कॉस्ट में रिकॉर्डिंग होगी उसकी, कि कितने में अमाउंट को आपने खरीदा है जीएसटी को हटाकर। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट में रिकॉर्डिंग होगी, यहाँ पर कॉस्ट दिख रहा होगा आपको, कॉस्ट में रिकॉर्डिंग हो जाएगी। बट जो आपका आपने जितने में खरीद लिया उसे 1,05,000 में खरीदा आपने दोनों सामान को, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है कि दोनों सामान को आपने खरीदा है। उसके बाद दोनों सामान का जितना भी टोटल आएगा इन दोनों सामानों का, उस पर आपको 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी देना है। तो दोनों सामान जब आपने खरीदा तो दोनों सामान की कीमत आई 1,05,000 रुपये। अब इसी 1,05,000 रुपये पे आपको जीएसटी पे करना है, यानी कि दोनों अमाउंट को जोड़ो और उस पर आपको देना है जीएसटी, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी। तो सीजीएसटी भी हमें 6% देना है और एसजीएसटी भी हमें 6% देना है। तो जब आप कैलकुलेट कर लेना, 1,05,000 का आपको कैलकुलेट करना है 6%, जो कि आएगा मेरे हिसाब से 6300, और वहाँ पे भी 6300 ही आएगा। तो 6300 आप लिख दोगे सीजीएसटी के अंदर, और एसजीएसटी भी इतने आएगा 6300 रुपये ही। तो इन दोनों को आप जीएसटी को ऐड करोगे क्योंकि आपने जीएसटी पे किया है, तो टोटल आपका लगे 1,17,600 रुपये। आपने इतने दे दिए, जितना का आपका सामान था वो था 1,05,000 रुपये के, 1,05,000 रुपये का आपका सामान था, जिस पे आपने 1,17,600 रुपये दे दिए। ठीक है, और इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, ये देखो आपका लिखा है, आपने जीएसटी में इनपुट सीजीएसटी 6300 रुपये दिया और एसजीएसटी 6300 रुपये दिया, और टोटल कॉस्ट लगी इतनी।
उसके बाद सेकंड फटाफट डिस्कस करते, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ से सावधान रहो, जैन आर्ट को क्या क्या हुआ आपने कि आपने परचेज कर लिया कैश के अंदर मिसिस अंबिका मिल्स से अहमदाबाद वाली, तो ये डायरेक्ट लिखा कि आपने कैश के अंदर परचेज किया है, जो कि सब्सिडरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं होगा। यानी कि ये ट्रांजेक्शन्स आपकी बिल्कुल ही गलत है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, रिकॉर्ड मत कर देना जैन आर्ट की पूरी ही इस चीज़ को। अब अगली है वही, अब जैन 15 को चलते हैं। हम जैन 15 में क्या हुआ, आपने क्रेडिट में परचेज़ किया अरविंद मिल से, जो कि अहमदाबाद में रहते हैं। तो आपने क्या क्या परचेज़ किया उसकी डिटेल्स देखो। सबसे पहले आपने 20 पीसेस कोटिंग खरीदी है और एक पीस कोटिंग की कीमत है 2000 रुपये। तो टोटल कितना हो गया आपसे बताओ आप मुझे, जो कि है आपका 40,000 रुपये। 20 पीसेस कोटिंग खरीदे आपने और 2000 रुपये का एक है, तो टोटल हो जाएगा 40,000 रुपये। इसी तरीके से आपने 10 पीसेस शर्टिंग खरीदी और एक शर्टिंग की कीमत है 500 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा 5,000 रुपये। यानी कि आपके जो गुड्स थे वो कितने के हो गए, 45,000 रुपये के हो गए। अब 45,000 रुपये ही इसकी कॉस्ट है, 45,000 रुपये ही इसकी कॉस्ट है, जितने में आपने उसको खरीदा है जीएसटी के अलावा। ठीक है, और उसी पे कह रहा है जब आपने खरीद लिया तो उस पर क्या कह रहा है कि आपने IGST पे किया है 12%। अब IGST क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे जब आप GST पे करते हो तो उसे कहते हैं IGST, जो कि आपको देना है 12%। तो 12% जब आपको देना है तो दोनों गुड्स को आप जोड़ोगे कि दोनों गुड्स कितने के हुए हमारे, जो कि 45,000 रुपये की कॉस्ट लगी दोनों की, तो हम कॉस्ट पे ही GST निकाल देते हैं। सिंपल भाषा में बोलूँ तो कॉस्ट पे आपको GST निकाल देना है, जो कि कॉस्ट दिया ही उस पर आप GST निकालो। तो ये आएगी आपकी, जब आप 45,000 रुपये का आपको निकालना है 12%, तो आएगा आपका 5400 रुपये। ठीक है, लिखा भी नीचे 5400 आ गया। तो इतनी आपने GST पे किया IGST। अब आप IGST का एक अलग कॉलम बना लेना, उसमें 5400 रुपये लिख देना। ठीक है, एंड टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 50,400 रुपये। अब यहाँ पे एंड नहीं हुआ सवाल का, ये मैंने आपके लिए खुद छोड़ा, ये आप खुद करोगे ट्रांजेक्शन्स को। आप कैसे भी करो, आपको करना है, देख लो कर लेना इसको। ठीक है, मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा ही लंबी वीडियो बन गई है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। आपको 100% करना है ये, इसी तरीके से रिकॉर्डिंग फिर आप सबको जोड़ देना। डिटेल्स के अमाउंट को छोड़ के आप कॉस्ट के अमाउंट को जोड़ दोगे, इनपुट सभी GST के अमाउंट को जोड़ दोगे, फिर टोटल के अमाउंट को ऐड कर दोगे। तो इसी तरीके से हमको परचेज बुक रिकॉर्ड की थी। अगले हम वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या सेल्स बुक के भी बारे में रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में थैंक यू। सावधान रहो, सतर्क रहो और देखते रहो हमारा चैनल।